हाँ देखिए बेटा, ये मेथड है एक, और इसी से आपको सारे एसी सर्किट सॉल्व करने हैं एग्जाम में। ठीक है। और ये मेथड से रिजल्ट जो अभी तो मैं आपको एक मेथड, एक तरह से ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की। ठीक है। एग्जैक्ट डेरिवेशन भी कर लेंगे हम फिर, क्योंकि हमको साइन फंक्शंस ऐड करने आते हैं, बट अभी हम बहुत बाद में करेंगे, पहले हम पूरे एक्सपर्ट हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस करने के। और हमारे कोर्स में बेटा सीरीज सर्किट ही है, बट एक बार एक पैरेलल सर्किट का क्वेश्चन भी आ गया था जेई में, तो इसलिए थोड़े से पैरेलल सर्किट भी डील करना सीखेंगे। ठीक है, बट हम पहले अभी सीरीज सर्किट की आर एल सी तीनों सीरीज में लगे हुए हैं या दो सीरीज में लगे हों। ठीक है। तीनों इंडिविजुअल लगे हुए हैं और उनके अक्रॉस एसी सोर्स निकाल लगा दिया, तो वो हम पूरा सीख चुके हैं कैसे करंट चलेगी। पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो करंट निकाल लेते हैं, करंट पता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। आपको पता है इंडक्टर में लैग करती है करंट पाई/2 से, कैपेसिटर में करंट पाई/2 से लीड करती है। ठीक है। बट अगर दो एक साथ लग रहे हो सीरीज में, आर और सी, या तीनों एक साथ लग रहे हो, तो इस तरह के स्टेप्स फॉलो करेंगे हम एसी सर्किट को डील करने में। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आप थ्री परपेंडिकुलर वेक्टर्स ड्रॉ करिए बेटा, एकदम जैसे आप वेक्टर होते हैं, तो ये वेक्टर देखिए किस तरह से। ये एक का जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल आर है इस वेक्टर का, ये इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एक्स सी है। हमेशा इस साइड ही रखेंगे बेटा, एक कन्वेंशन बना लिया हमने, इसी को फॉलो करेंगे। अब इधर उधर पढ़ते रहेंगे तो फिर कंफ्यूज होते रहेंगे आप। ठीक है ना। तो आप इसको, इस डायरेक्शन में कैपिटल आर है, इस डायरेक्शन में एक्स सी है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सएल है। कैपिटल आर, एक्स सी और एक्सएल। ठीक है। इस तरह के सबसे पहले थ्री वेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे। ये कहाँ से आएंगे? आर एक्स सी जो आपके सर्किट में लग रहे हैं। मान लीजिए आपकी सर्किट इस तरह का बन रहा हो, रेजिस्टेंस लग रहा है, कैपेसिटर लग रहा है, और आपने सोर्स लगा दिया। तो इस सर्किट में इंडक्टेंस तो है नहीं, तो ठीक है, आप एक्सेल वाला वेक्टर ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है। आपके इसमें कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लग रहा है, तो फिर आप एक्सी वाला वेक्टर ड्रॉ नहीं करेंगे। ये रेजिस्टेंस हट गया, केवल एक्सी और एक्सएल बचे, तो बस आप ये लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे एक, और यहाँ केवल दो वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो जो भी एलिमेंट है उनके कारण, उसके अकॉर्डिंगली आप इनको रख लेंगे। जैसे इंडक्टर है ही नहीं, तो फिर एक्सएल कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, केवल आर और एक्स ही आ जाएंगे। ठीक है। तो ये तीन वेक्टर्स हैं इस तरह के, परपेंडिकुलर है, एक्स वाई जेड एक्सेस जैसे नहीं है कि तीसरा में कुछ परपेंडिकुलर प्लेन में बनाना हो, ऐसा कुछ नहीं। ये दोनों अपोजिट बने, एक्स सी एक्सएल और आर के परपेंडिकुलर। ठीक है। तो एंगल में अब आप इन तीनों की वैल्यूज आपके पास है, तो आप इन तीनों का क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है ना। इन तीनों से आप निकाल सकते हैं कि इन तीनों का रिजल्टेंट कितना है, तीनों वेक्टर्स का, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस से कितना एंगल बना रहा है। जैसे मान लीजिए केवल आर और एक्स सी है, बीच का एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? √r² प्लस एक्स सी स्क्वायर हो गया। ये रिजल्टेंट हो जाएगा। मान लो एक्स सी नहीं है, केवल आर और एक्सएल है, तो √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। किसी भी दो पॉइंट के बीच है, जैसे मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच आपको इम्पीडेंस निकालनी है। मैंने बताया आपको सर्किट के इन दोनों पॉइंट के बीच इम्पीडेंस या फेज फैक्टर आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों पॉइंट के बीच क्या आ रहा है? जैसे रेजिस्टेंस और ये आ रहा है कैपेसिटर, तो आपने आर और एक्स की ड्रॉ कर ली। इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट के बीच की इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस मतलब अगर मान लीजिए आपने ये वी नॉट साइन ओमेगा टी लगा दिया, तो आप ए से बी तक चलने वाली करंट डायरेक्टली क्या बोल देंगे? वी नॉट अपॉन इम्पीडेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो इम्पीडेंस क्या होगी इनकी? आर और एक्स सी का रिजल्टेंट। ठीक है। आपने देखा है इसमें रेजिस्टर लग रहा है, कैपेसिटर लग रहा है, आर ड्रॉ कर दिया, एक्स सी ड्रॉ कर दिया। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट उन दोनों पॉइंट्स के बीच की इम्पीडेंस कहलाती है। ये लिखा हुआ है मैंने, रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स विल बी इक्वल टू इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है। फिर आता है आपका फेज फैक्टर के, आपने चलो आई नॉट निकाल ली, वी नॉट बाई जेड, जेड क्या है? √r² प्लस एक्स सी स्क्वायर। अब फेज फैक्टर निकालना है, तो फेज फैक्टर क्या होता है? आर और एक्स सी का रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा? बीच में कहीं यहाँ पे आएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर रेजिस्टेंस से जितना एंगल बना रहा है इस रेजिस्टेंस वाले वेक्टर से, दैट इज कॉल्ड फेज फैक्टर। फेज फैक्टर का मीनिंग तो क्लियर था आपको, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी दोनों के बीच फेज डिफरेंस, करंट और पोटेंशियल के बीच। ठीक है। तो आपको इम्पीडेंस निकलती है इन वेक्टर्स के रिजल्टेंट से, और फेज फैक्टर निकलता है रिजल्टेंट जो कि आपका कैपिटल आर से जितना भी एंगल बना रहा है। ठीक है। इफ फाई इज पॉजिटिव, अगर मान लीजिए रिजल्टेंट इधर आता है कैपेसिटर वाली साइड, तो हम बोलते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाई फाई, ऐसे लिखा जाता है उसको।
अभी अप्लाई करके देखते हैं एक एक करके सब तरह के सर्किट में। आर और एक्सी लगे हुए हैं, आर और एक्सएल लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं सारी यही स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले वेक्टर ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, फाई निकालेंगे। फाई ऊपर की साइड आ गया, करंट लीड करेगी। इंडक्टर साइड आ गया तो इंडक्टर में लैग ही करता है ना, तो जितना एंगल आएगा, मान लो ये आपका रिजल्टेंट फाई आ गया यहाँ पे, तो ये फाई से लीड कर जाएगी करंट। इधर आ गया आपका फाई, तो आप बोल देंगे फाई इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इस साइड। मैंने आपको कहा था ना, यहाँ -π/2 से π/2 के बीच फेज फैक्टर रहता है। इस वाले रीजन में आ रहा है प्लस में लिख दो, इस वाले रीजन में आ रहा है माइनस में लिख दो। ठीक है, तो फाई इज नेगेटिव, देन करंट लैग्स द वोल्टेज बाई फाई। ठीक है, तो इन स्टेप्स को वेक्टर ड्रॉ करने का, उनको रिजल्टेंट निकालने का, रिजल्टेंट का एंगल निकालने का, इन सबको हम अप्लाई करके देखते हैं। एक बार देखिए आप, जैसे बहुत सिंपल आरसी सर्किट में अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आरसी सर्किट, सिंपल आरसी सर्किट है, आरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, आरसी सीरीज सर्किट में अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो कर रहे थे हम वैसे ही, आपने दो दिखे तो आप दो ही वेक्टर ड्रॉ करें, एक आर और एक एक्सी। तो जेड कितना हो जाएगा, √r² प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका क्या आ गया, करंट, वो इम्पिडेंस आ गई। और यहाँ से रिजल्टेंट इधर आएगा तो करंट कितनी लीड करेगी, tan फाई निकाल लीजिए। क्या होता है, आर और एक्सी वेक्टर्स हो तो रिजल्टेंट फाई एंगल अगर इससे बना रहा है तो XC/R होता है बेटा। ये आपका Z आ गया, ये आपका tan फाई भी आ गया, दोनों चीजें आ गई आपके पास। तब आपके अक्रॉस E0 sin ωt लगाया तो इसमें जाने वाली करंट लिख देंगे कि सोर्स से जाने वाली इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होगी, E0/Z। E0/Z आ गया, क्योंकि I0 की वैल्यू E0/Z होती है साइन ω t प्लस फाइव। इस तरह से निकाल देंगे। ए से बी के बीच आपने पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, मैंने दोनों पॉइंट की इम्पीडेंस इस वेक्टर से निकाल ली। और रिजल्टेंट जो कि रेजिस्टेंस से जितना एंगल बना रहा था, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस से जितना एंगल बना रहा था, उसको हमने क्या बोला, फेज फैक्टर, वो निकाल लिया। तो अब आपको E0 sin ωt अगर करंट है तो चलने वाली, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है तो चलने वाली करंट हो जाएगी E0/Z sin ωt+5। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है बेटा, डायरेक्ट निकल रहा है आपके किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। उल्टा भी कर सकते हैं, करंट पता है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर करंट की फेज पता है तो पोटेंशियल के लिए -5 कर देंगे उसको। LR सीरीज सर्किट है, इतनी की बैटरी लगा दी, बताओ कितना करंट चल रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, ये लिखना है आपको उसमें। तो कैसे लिखेंगे इसको, वही तरीका। अब कैपेसिटर नहीं दिख रहा है आपको इसमें, तो तीनों वेक्टर्स में से जो आप ड्रॉ करते हैं, एक तो आर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा एक्सएल। एक्सएल कितना होता है, ω × L। ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकालिए आप, रिजल्टेंट इधर ही आएगा किसी पर, और ये फाई एंगल सब निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगी, ए और बी पॉइंट के बीच की इम्पिडेंस हो जाएगी। ठीक है, तो लिख दीजिए ए और बी पॉइंट, जैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, बट यहाँ पे तरीका अलग है, सब वेक्टर से निकलेंगे बेटा। तो ये √r² प्लस XL², फाई निकालना है आपका, फाई कितना आ जाएगा, XL/R आ जाएगा। अब आपको पता है इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब LR सर्किट है, तो करंट क्या करेगी, ए और बी के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे और जो करंट चलेगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस की फेज से फाई एंगल से लैग करेगी। तो आई कितना आ जाएगा, E0/Z जो आपने निकाल लिया है, sin ωt−5, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये वाला जो वेक्टर डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी को इम्पीडेंस डायग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो आप वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करें आपने, ये वाला जो सीखा है आपने, ठीक है, ये जो डायग्राम है इसको इम्पीडेंस डायग्राम भी बोला जाता है, तो उसको इम्पीडेंस डायग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो आपका ये Z आ जाता है, बेसिकली रिजल्टेंट Z होता है, जितना एंगल इससे बनाता है रेजिस्टेंस वाले वेक्टर से, दैट इज कॉल्ड फेज एंगल या फेज फैक्टर। ठीक है, तो आप किसी भी दो पॉइंट के बीच सीरीज सर्किट में सीख गए, अब तीनों होंगे तो तीनों वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो एक बार तीनों को और एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले एक एलसी सर्किट और देख लीजिए। एलसी सीरीज सर्किट होगा तो क्या होगा बताइए, तो इसमें रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा, बट एंगल उसी लाइन से लेना है, रेजिस्टेंस वाली लाइन से। तो मान लेते हैं XC इज ग्रेटर देन XL।
तो आपने तीनों ही ड्रॉ करोगे इसमें, वही ए से बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट लिखनी है, तीनों वेक्टर ड्रॉ करिए। बट ये है नहीं तो इसको जीरो कर दीजिए। अब एक्सी अगर ज्यादा है तो क्या बच गया, ऊपर बच गया बस एक्सी माइनस एक्सएल, और इस लाइन से एंगल कितना बनाएगा, पाई/2। तो फेज फैक्टर स्टिल पाई/2 आएगा, बट जेड की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक्सी माइनस एक्सएल। करंट कैसे लिखेंगे, वही तरीका, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय जेड, ये रहा जेड, एक्सी माइनस एक्सएल। पाई/2 फेज से आगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो इस तरह से बेटा किसी भी दो पॉइंट अगर बीच में सीरीज में लग रहे हैं, दो या तीन कुछ भी हो, आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, तो करंट तुरंत लिख देंगे आप इस तरीके से। ठीक है ना, तीनों वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, वेक्टर एडिशन सबको आता है, तो बहुत इजी मेथड है, कोई तकलीफ नहीं है इस मेथड में। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत हो तो बताइए आप मुझको।